Hi, this is Deepika. Today we here discuss about TGT Science Syllabus 2023। ठीक है, हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं 2023 का एचटेट साइंस का सिलेबस। अगर मैं एचटेट 2023 साइंस के सिलेबस की बात करूँ तो आपको जो भी यहाँ पे आए होंगे टाइटल को देख के उनको तो ये तो पता ही होगा कि जो टीजीटी साइंस आता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेशल बात करेंगे किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप क्या करो, एमटीजी की बुक आती है 9th 10th एनटीएससी की। ठीक है, तो आप उनको पढ़ लो। ठीक है, अब उनमें से भी जैसे नॉन मेडिकल वाले हैं वो स्टूडेंट किस पे जाएं, सबसे पहले आप देखो भाई आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। बायो वाले जो मेडिकल वाले हैं वो जाए बायो और केमिस्ट्री पे, तीन में से सिर्फ आप दो को करो, क्योंकि अगर आप तीन के पीछे जाओगे आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, अगर टाइम कम है, अब की बार पेडागोजी भी ऐड हो चुकी है, तो पेडागोजी के लिए हमें देखना है कि जो साइंस की बेसिक पेडागोजी होती है उसमें हमें डिस्कस क्या करना होता है। देखो साइंस एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। जब भी जहाँ पे भी साइंस की पेडागोजी की बात करेगी तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे ना, आपको किस हिसाब से करने हैं वो मैं एक लाइन में ये डिस्कस करूँ कि आपको ये नहीं करना है कि रिटर्न में करवाना चाहिए बच्चे को, वो करवाना चाहिए। आपको वहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिखे उसमें आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना चाहिए। अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में आपको बोलना है कि नेचर के बीच में ले जाके प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके, लाइव दिखा के, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बच्चे के माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा जाएंगी, ना कि क्लास में बोर्ड के जो टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाए उसके कंपैरिजन में हमें उसे बाहर ले जाके बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, तो पेडागोजी तो एक सेकेंडरी पार्ट है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है, क्योंकि टीजीटी साइंस सबसे टिपिकल होता है निकालना, क्योंकि कोई भी तीनों सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो सकता। बायो वाले बायो कर पाते हैं, फिजिक्स नॉन मेडिकल वाले फिजिक्स कर पाते हैं या केमिस्ट्री कर पाते हैं, कहीं ना कहीं बायो वीक पड़ जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये बता दिया कि आप जाओ एमटीजी की बुक्स पढ़ो जो फाउंडेशंस के लिए होती हैं। ठीक है, एनटीएससी फाउंडेशन के लिए। उसके अलावा आप उसमें क्या करके जाओ, जैसे वही फिजिक्स वाले हैं, एक आई से क्वेश्चन आता है, मिरर लेंस वाले से पक्का पक्का क्वेश्चन आता है, एक रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पक्का उठता है कि भाई रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, या जो भी है प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाओ। जो केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री वाले के वालों को क्या देखना होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको आप स्किप मत करके जाना, एसिड और बेस। ठीक है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से अराइज होंगे। अब जो मेन मुद्दा है जिसकी मैं टीचर हूँ, जिसके बारे में मैं कंप्लीटली यहाँ डिटेल में डिस्कशन करूँगी, वो है बायोलॉजी। ठीक है, अभी जो चैनल पे यहाँ तक आए हैं प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप करके ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये पूरी वीडियो देखोगे, कहीं ना कहीं आपके 5 या 10 मार्क्स का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद मैं एक मैराथन लेके आऊँगी टीजीटी बायोलॉजी के लिए, साइंस के अंदर जो बायोलॉजी पोर्शन होगा, और कहीं ना कहीं उसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो 10 ईयर का जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस करने के बाद मैं ये कह रही हूँ कि आपके क्वेश्चन वहाँ से नहीं जाएंगे। अब मैं बायो के जो सिलेबस है उसकी बात करती हूँ। देखो हमें 9th 10th तो करनी है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहती 9th 10th 15 दिन बचे आप सारी 9th 10th की सारे चैप्टर्स को डिटेल में करो। अब यहाँ पे बस सिर्फ मेरा जो आने का मकसद है वो ये बताने का है कि आपको जो 9th 10th में भी है वहाँ पे कहाँ पे फोकस होके पढ़ना है। यूँ नहीं है कि हम पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता होता कि कहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, या हमें किस पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोर्स डालना है, यहाँ कहाँ पे फोकस होके पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको 9th और 10th की बात करें तो एक सेल चैप्टर है। ठीक है, अब सेल चैप्टर में क्या होता है कि वहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं कि किसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आ जाता है, उनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मिलता है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, सेल ऑर्गेनलीज मेम्ब्रेन बाउंड किसके अंदर होती है, कौन सी सेल ऑर्गेनलीज किसके अंदर एब्सेंट होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ग्लाइकोकैलिक्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में जो कवरिंग होती है। ठीक है, किसी भी सेल की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। ठीक है, अब ये बेसिक क्वेश्चन सबको पता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, यहाँ से एचटेट नहीं उठाएगा। ठीक है, बेसिक देता है, 2 क्वेश्चन देता है, पर हमें जहाँ पे
इसको पढ़ना है वो कुछ इस तरीके से पढ़ना है, किसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर डबल है जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। जो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री है बाउंड मत समझो, आप सिर्फ ये समझो कि उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सिंगल है और किसके ऊपर नहीं है। बस सिर्फ आपको इस हिसाब से उनको पढ़ना है, उनके बेसिक फंक्शन देखना है। RER SER के बारे में देखना है कि जो RER है वो क्या बनाता है, SER क्या बनाता है। RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है, SER लिपिड सिंथेसिस, ये तो पढ़ लेते हो, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स से इसमें कोई नहीं पढ़ता और ये कहते हैं बड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन ये 9th के NCERT में गिवन है। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता रही हूँ आपको। फिर हमें जो सेकंड चैप्टर आता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में आ जाता है। मेरिस्मेटिक परमानेंट टिश्यू के बारे में पूछा जा सकता है। मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू के अंदर किन के अंदर लिविंग सेल होती है, किसके अंदर डेड सेल्स होती है, जहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे, और किसका फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबल टिश्यू कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो टिश्यू चैप्टर में एनिमल टिश्यू के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलमनार सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ मिलता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब टिश्यू चैप्टर को हटा के हम पूछते हैं डाइवर्सिटी, जिसका सबको ज़्यादा फोबिया होता है। ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। तो देखो 11th में जो पेपर का पैटर्न होता है वो ये होता है कि 9th 10th बोला है ना, तो आप 11th 12th की NCERT रीड कर जाओ उस चैप्टर के, वहाँ से जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इस चैप्टर को बहुत टफ पड़ता है, तो पहले आप पूरी 11th 12th पढ़ने से पहले आप 9th 10th को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपके 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ईजिली निकल जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहती आपको मैं 20 क्वेश्चन के मार्क्स दिलवा दूंगी, मैं रियलिटी ये बताती हूँ 10 क्वेश्चन भी आपके यहाँ से हो गए, 10 आपके सब्जेक्ट 15 या 20 आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे, कुछ पेडागोजी पोर्शन आ जाएगा और कुछ आप फिजिक्स में करो। तो दो सब्जेक्ट को करो, फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बायो, जो भी है। नॉन मेडिकल वाले फिजिक्स और उस पे केमिस्ट्री पे जा सकते हैं, या बायो इजी लगती है तो बायो पे जा सकते हैं, और ये बायो और केमिस्ट्री पे। इस तरीके से आप दो किसी भी सब्जेक्ट साइंस में से सिर्फ 2 सब्जेक्ट को उठाओ, ना कि तीनों सब्जेक्ट को उठाओ। जो आपका फेवरेट है, जो आपको ईजी लग रहा है, जिसका आपको मटेरियल या सोर्स अवेलेबल है, आप उस सिलेबस को उठा लो। ठीक है, और मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का ही पक्का बनना है डाइवर्सिटी वाले से। ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल, और बेसिक है, इतना हार्ड नहीं है। आपको एक बार लगता है, जैसे ही आप उसको 1 या 2 बार उस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको याद होता जाएगा, आपके एग्जाम में जाके वो क्वेश्चन क्लिक हो ही जाएगा। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस कौन से हैं, एस्कर हेलमिंथिस कौन से, कहाँ पे, किसके अंदर कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपको देखना है, और उनके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, वहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आपको पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक चार्ट अवेलेबल करवा दूंगी, जिसके अंदर, या आप कहीं पे भी जो NTSC पोर्शन की जो भी MTG की बुक्स होती हैं उनके अंदर चार्ट्स मिलता है डिजीज़ का, भाई ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ है, या ये प्रोटोजोन्स की जो डिजीज़ है। ठीक है, जैसे मलेरिया का ही पूछ लेते, कोस्टिव एजेंट क्या है। तो जो नॉन मेडिकल या जो भी अनफिल्ड के स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल वाले भी, जिनके पास बायो नहीं होती, ऑफकोर्स वो किस पे जाएंगे, एनाफिलस मॉस्किटो दे दिया तो सब क्या करते, कोस्टिव एजेंट पे मॉस्किटो टिक कर देते हैं। लेकिन मॉस्किटो वहाँ पे एक वेक्टर का काम करता है, ना कि वो डिजीज़ कोज करता है। वो डिजीज़ कौन करता है, कोज करता है प्लाज्मोडियम। तो आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान देखना है कि डेंगू किससे फैलता है, मलेरिया किससे कोज होता है। ठीक है, ज़्यादा सिम्टम्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पे। ये पूछा जाएगा ये डिजीज़ बैक्टीरियल है या वायरल है, या इसका कोस्टिव एजेंट क्या है। ठीक है, एक यहाँ से पोर्शन, एक हमेशा मैंने एक क्वेश्चन पक्का देखा है, वो आई थिंक इन्होंने वैसे क्लियरली मेंशन नहीं किया है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप पिछले पेपर उठाओगे तो स्टेम मॉडिफिकेशन, ये क्लास 11th का है, मॉडिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आता है कि रूट की मॉडिफिकेशन, जैसे पोटैटो है वो किसका एग्जाम्पल है, स्टेम मॉडिफिकेशन का। स्वीट पोटैटो किसका एग्जाम्पल है, रूट मॉडिफिकेशन का। टर्मरिक के अंदर मॉडिफिकेशन पार्ट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन वो पक्का पूछता है। ठीक है, फिर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब देखो इवोल्यूशन में हमें अभी जो करंटली CBSE ने इवोल्यूशन को हटा दिया है, ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो कनेक्टिंग लिंक या वेस्टिजियल ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। आर्कियोपैट्रिक्स है एक, ठीक है,
जो बर्ड्स और उसका रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक हो गया। तो 4-5 वर्ड्स हैं, इनको हम देख लेंगे। तो यूग्लिना हो गया, प्लांट और एनिमल का, ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये कनेक्टिंग लिंक का एक चार्ट होता है, 4 या 5 एग्जाम्पल है, बस ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको भी कर जाते हो तो कहीं ना कहीं ये आपका काम आएगा। हेरिडिटी है भाई, अब 3 लॉ हैं 10th क्लास में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक इसमें टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पूछ लेते, कुछ नहीं होता बैक क्रॉस, मतलब F1 जनरेशन को प्रीवियस जनरेशन के साथ क्रॉस करके रेशियो 1:1 आता है। रेशियो पूछेगा तो आपको 1:1 करना है, ठीक है। तो एक ये आ जाता है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछ लेंगे, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एग्जाम्पल पूछ लेंगे। इससे ज़्यादा वो कहीं पे भी बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। वो एक वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ से आपका एग्जाम के क्वेश्चन क्लिक होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आप ये मेजर पोर्शन, उसके अलावा एक आता है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, जो बायो का लगा लो, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस पूछ लिया। ग्रीन हाउस गैसेस तो सबको पता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, ग्रीन हाउस गैसेस में मेनली गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, ओजोन होल डिप्लीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। ये तो सबको पता होता है कहाँ से अराइज होता है। मीनामाटा डिजीज़ हो गई, ये सब जो डिजीज़ है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, ये एनटीएससी का जो पोर्शन है उसमें से ये क्वेश्चंस आते हैं। पोल्यूशन से रिलेटेड फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली उनकी डेफिनेशन को नहीं रटना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल जाना पड़ेगा कि इसमें मेजर अमाउंट किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी होती है। जैसे ओजोन भी 2 तरीके की होती है, गुड होती है, एक बैड ओजोन होती है। बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में, मतलब अर्थ से 20 किलोमीटर अबोव में मिलेगी, और जो गुड ओजोन होती है वो 20 किलोमीटर अबोव स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी। तो आपको इन सब बातों का ध्यान देखना है कि भाई ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस अराइज होंगे, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर देना, शेयर पता नहीं करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि कंपटीशन की बात है, तो सब ये सोचते हैं कि भाई हमारा ही हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और उसके अलावा कि जो भी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप मेरे से सिलेबस चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मैं 2 या 3 दिन में आपके लिए एक मैराथन लाऊंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके 5 या 10 नंबर तो पक्का मैं कोशिश करूँगी 1.5 घंटे में आपका पूरा जो 5 या 10 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, किसी चीज़ को घुमाएंगे, बस पॉइंट की बात करेंगे और आपके कहीं ना कहीं नंबर आ जाएंगे। थैंक यू।